गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में मैं BECE 145 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंट अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि डेवलपमेंट सिर्फ एक पर्सपेक्टिव में नहीं होता है, इसके काफी सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया। तो इन सारे जितने भी पर्सपेक्टिव हैं, जितने फैक्टर्स हैं, इन सब चीजों को हम बारी बारी एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप लोगों का GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये दोनों चीजें इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप लोगों को दूं, जैसे मान लीजिए 75% जनता हमारी BPL कैटेगरी में आती है, जबकि 25% जनता ये अबव द पॉवर्टी लाइन में आती है। तो इसे हम बोलेंगे जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी और रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी भी कंट्री में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये अंडर डेवलप्ड है। जबकि कहीं अगर डेवलपिंग हो रहा है तो मतलब GDP और इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जिसमें GDP प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ और जेंडर इक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये बहुत ही कम है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो देश डेवलप्ड है। तो सेकंड हमारा पर्सपेक्टिव है वो है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो कितने एवरेज टाइम तक एक बंदा जी रहा है। एजुकेशन और इनकम इसके सोशल एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। सेकंड है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी में अगर मैं आप लोगों को सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए 1000 मेल्स के ऊपर केवल 780 फीमेल्स हैं, तो इसे मैं बोलूंगा कि ये एक टाइप का जेंडर इन इक्वालिटी है। सेकंड है थर्ड है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर आपके पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं प्लस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपके रेगुलेटिंग बॉडीज हो गए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, रूल ऑफ लॉज हो गए, गवर्नेंस हो गए, ये सारी इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का सबसे एक अच्छा एग्जांपल मैं अगर आप लोगों को दूं, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है कोल। अगर कोल को मैं इतनी बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करूं कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है वो इसे देख ही ना पाए और उन लोगों के लिए एक सपना सा हो जाए कि भाई कोल नाम की भी कोई चीज होती थी, तो समझ लीजिए कि वहां पे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है ही नहीं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब ही ये होता है कि हम लोगों को जितना यूज करना है उतना हम करें, प्लस फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचें हम। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट का सिंपल एक ही मैं आप लोगों को मतलब बता सकता हूं कि जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, लोकल नॉलेज है, इन सारी चीजों को आज तक उसे प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाए तो उसको प्रमोट करना है। जैसे मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर मैं इसका दूं तो संस्कृत लैंग्वेज आज की डेट में अगर मैं देखूं तो ये वैनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, किसी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं। बस गिने चुने अगर आप लोगों को मिल जाए कुछ लोग तो वो आपको रटा रटाया संस्कृत बताएंगे, तो ये नहीं प्रचलन में है। आज की डेट में बहुत ही कम लोगों को संस्कृत के बारे में नॉलेज होता है। ठीक है, तो कल्चरल डेवलपमेंट को हम लोगों ने मतलब प्रिजर्व किया ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। अभी हमारे कुछ लोकल कम्युनिटीज हैं, कुछ ऐसे ऐसे ट्राइबल पीपल हैं जिन लोगों को प्रिजर्व करके रखना, ये भी एक डेवलपमेंट के अंदर आता है। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के अंदर आता है जो लोकल कम्युनिटीज है उन लोगों को अगर डिसीजन, उन लोगों से कोई वोटिंग नहीं हो रही है, उन लोगों की राय नहीं ली जा रही है, तो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट में नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल डेवलपमेंट। ग्लोबल डेवलपमेंट के अंदर हमारे सारे नेशनल इंटरनेशनल सारी कंट्रीज जब इकट्ठा आके कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेती है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट। अबे मान के चलिए हमारे पास 270 कंट्रीज हैं और 270 कंट्रीज में से केवल 5 ही ऐसे कंट्रीज हैं जो हर चीज में पार्टिसिपेट कर रही है, तो हम लोग इसमें ग्लोबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं लेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में जो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसको हमें यूज करना है और हमें डेवलप होना है, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ट्रेंड्स इन सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवर द पीरियड 2000 से 2019 के बीच में जो जो हमारे सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं उसके बारे में हमें बताना है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने 2000 और 2019 के बीच में शिफ्ट ऑफ एग्रीकल्चर टू सर्विसेज। आजकल खेतीबाड़ी में कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, हर कोई चाहता है कि हम एक अच्छा खासा सर्विस करें। ठीक है, तो पहले के लोग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे आज वो सर्विस सेक्टर में आ गए हैं। सर्विस सेक्टर आपके किसी भी चीज में हो सकता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, आप लोगों ने अपनी खुद की एक फैक्ट्री खोल दी या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप लोग चले गए, तो इन सारी चीजों का हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर टू सर्विसेज में शिफ्ट हो जाना। ठीक है, ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, जैसे फाइनेंस सेक्शन, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया। हालांकि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था हमारा, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, इसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स। अभी जैसे जैसे ऑटोमेशन, आउटसोर्सिंग, ग्लोबल चेन्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या है सर्विसेज में ज्यादा मूव कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला। ठीक है, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, अच्छा अभी कहीं कहीं ऐसा है भाई खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वहां के छोटे छोटे बच्चे भी हो गए, वो भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह में सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यही वो इनफॉर्मल सेक्टर है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज बेस्ड जॉब्स, अभी लोग क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट और हाई स्किल प्रोफेशंस में ज्यादा जा रहे हैं। पहले के लोग जैसे हम लोग देखते थे, जो लोकल पीपल होते थे वो लोग बैम्बू से क्या करते थे, छोटे छोटे बास्केट्स वगैरह बना दिया करते थे। ठीक है, बास्केट्स होते थे उस टाइम पे, उसके बाद फिर टॉयज वगैरह इस टाइप के कुछ चीजें बनाते थे, ये सारी क्या थे, ये ट्रेडिशनल थे। अभी लोगों को ये पसंद नहीं है, अभी लोग क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। लोग सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च डेवलपमेंट में आज की डेट में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो 2000 से लेकर 2019 के अंदर हमें टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड जॉब्स में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रीन जॉब्स में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में, रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी जैसे इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, तो सबसे पहले जो ट्रेडिशनल ट्राइबल पीपल थे वो लोग क्या थे, बर्न एंड स्लैश, इस मेथड का यूज करते थे। ठीक है, हम लोगों ने खेती कर ली, खेती करने के बाद जो घास फूस बच जाता था उसको जला दिया जाता था, उसको राख को हम लोग नेक्स्ट फार्मिंग के लिए यूज करते थे। पर इसमें क्या है, बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता था, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे लगा दी है बैन। ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो ग्रीन जॉब्स पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे जोर दिया जा रहा है, बिजली को, कोयले की बिजली को कम किया जा रहा है, और हम लोग देख रहे हैं सोलर पावर में बहुत ज्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड आउटसोर्सिंग। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, चीप लेबर्स बाहर से मंगा रहे हैं। ठीक है, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ से क्या चीप लेबर्स आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग लो कॉस्ट लेबर्स को यूज करते हैं और इनपुट रेट को बढ़ाते हैं, इनपुट रेट को कम कर रहे हैं, और जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ एंड सोशल केयर। हेल्थ एंड सोशल केयर में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है भाई, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे वैसे वैसे क्या है, हेल्थ की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर हेल्थ की डिमांड है, मतलब लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो है ये ज्यादा प्रॉफिट में है। ठीक है, तो फार्मेसी, हेल्थ केयर, सोशल केयर सर्विसेज, साथ में कुछ एनजीओ वगैरह भी इसमें जो है इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली जो है इसमें भी एक ग्रोथ देखने को मिला है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द अप्रोच अडॉप्टेड इन इंडिया टू मेजर पॉवर्टी। तो गरीबी को मापने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, उस चीज के बारे में हमें इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें सबसे लेटेस्ट जो था, जनवरी 2022 में तेंदुलकर की कमेटी बनी थी, तो तेंदुलकर कमेटी ने बहुत सारे तरीके अपनाए थे, तो उसमें से कुछ कुछ को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला है पॉवर्टी लाइन कैलकुलेशन मेथड। पॉवर्टी लाइन में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज कितना कंज्यूम कर रहे हैं
एक मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड को जीने के लिए, ठीक है, मिनिमम चीजों में रोटी कपड़ा मकान आ जाता है, इन सबको जीने के लिए क्या क्या चीजें वो लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है कैलोरी बेस्ड अप्रोच। कैलोरी बेस्ड अप्रोच में एक मिनिमम लेवल पे बंदा कितना खा रहा है, ये रूरल और अर्बन दोनों पे लागू है। अच्छा, अब जो रूरल एरियाज हैं जनरली उसमें हम लोगों ने देखा है कि वो एग्रीकल्चर वगैरह में जो है ज्यादा इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर में है तो भाई मेहनत तो ज्यादा हो रही है, मेहनत हो रही है तो कैलोरी इनटेक उनका ज्यादा है। इंस्टेड जो अर्बन इलाके हैं, अर्बन इलाके में क्या होता है, जनरली सर्विस सेक्टर्स में लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां कैलोरी इनटेक थोड़ा कम होना चाहिए, तो यही कैलोरी बेस्ड अप्रोच है। नेक्स्ट है नॉन फूड एक्सपेंडिचर। नॉन फूड एक्सपेंडिचर के अंदर आपका एजुकेशन आता है, हेल्थ केयर आता है, क्लोथिंग आता है, और भी एसेंशियल कुछ नीड्स आती हैं जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर्स को भी इस मेथड में डाल देता है। एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन। अच्छा, अभी जैसे जैसे लोगों को देखने को मिल रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, जो सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं उन लोगों के क्या होता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है। आपने सुना होगा काफी बार न्यूज में कि लोगों को डियरनेस अलाउंस मिलता है, डीए, है ना। तो डीए से क्या होता है, उनकी पेमेंट बढ़ती है, पर जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में हो गए उन लोगों को दोस्तों ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉवर्टी मेथड्स को चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे। यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बहुत ही जरूरी है। अभी दोस्तों यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन में क्या होता है, अर्बन सेक्टर्स के लिए मान लो कि 250 रुपीज पर मंथ पर डे का, जैसा मान लीजिए हम लोगों ने एक डेडलाइन फिक्स किया हुआ है, वहीं पे अगर हम रूरल को भी अगर 250 पर डे के हिसाब से सेट करें तो ये थोड़ा सा पॉवर्टी इनइक्वालिटी में हो जाएगा, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो शहर की महंगाई है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो इसी चीज को जैसे हमने 300 पर डे कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक एक चीज कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि अर्बन में महंगा है, रूरल में थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारा मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स और नेशनल सैंपल सर्वे डेटा। अभी नेशनल सैंपल सर्वे डेटा में जो कंजम्पशन है हाउस होल्ड के वो भी अलग अलग होते हैं। अभी रूरल सेक्टर्स में थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे आपका जो अर्बन सेक्टर्स है, अर्बन मतलब शहर दोस्तों, हो सकता है आप लोगों को कुछ को पता ना हो, तो अर्बन सेक्टर्स में थोड़ा सा हाउस होल्ड कंजम्पशन ज्यादा देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये एक तरीका है चेक करने का पॉवर्टी को। मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में समझ लो अभी तक जितने भी 6 पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, जो जो बच के सारे मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स में आ गए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी 2000। अच्छा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में जो रिलीज हुआ था उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या अचीवमेंट हैं, क्या क्या इंप्लीमेंटेशन है, वो अभी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहला है स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो दोस्तों आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि इंडिया आज की डेट में सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के कैटेगरी में आ चुका है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री यानी ज्यादा फूड, ज्यादा एक्सपेंडिचर, इसलिए इन सब चीजों को टैकल करने के लिए ये बताया गया है कि हमें पॉपुलेशन को भी कम करना है, ठीक है दोस्तों। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ उसी में आ जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड है रिडक्शन ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। आपने देखा होगा डिलीवरी के टाइम पे काफी माँ की डेथ हो जाती है, काफी बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उस चीज को कम करने के ऊपर इसको जो है फोकस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम सर्विसेज। अभी इसका मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे जो रूरल इलाके में है उन लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जैसे कॉन्डम्स हो गए, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हो गए, इन सब के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज क्या होते हैं, ठीक है। इन सब में एक्सेस उनका बहुत ज़रूरी है, खास करके रूरल एरियाज में। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ डिलेड मैरिज। पहले हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देखे थे कि चाइल्ड मैरिजेस बहुत ही कॉमन था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज, लड़की की एज हो गई है, प्यूबर्टी में पहुंच गया, लड़का प्यूबर्टी में पहुंच गया है तो उनकी मैरिज करा दो, नो मैटर 14 के एज में इनकी शादी करा दो, और बच्चे हो गए 16 साल में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है।
सेकेंड चीज होता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इन सब चीजों से जो है बचने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आया है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म्स। भाई हम दो हमारे दो, सीधी बात है, हम दो हमारे दो, ये एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है गवर्नमेंट ने, ठीक है, टू रिड्यूस द पॉपुलेशन। सेकंड है, सिक्स्थ नंबर है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। भाई रूरल एज वेल एज अर्बन में पहले बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है, रूरल और अर्बन सेक्टर्स में सबसे पहले एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि इन लोगों को कुछ नॉलेज नहीं होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन, इन सब के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो ये सारी चीजें उसमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत होती है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, लड़कियों को पढ़ाओ। पहले के जो लोग होते थे उनके दिमाग में ये था कि भाई लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है, उनकी अलग ही सोच रहती थी, तो वुमेन इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, जो कि आज की डेट में धीरे धीरे कम हो रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ही जरूरी हो गया है, ठीक है, क्योंकि अगर एक वुमेन एजुकेटेड हो जाती है तो वो पूरे फैमिली को एजुकेट कर देती है, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था इसके बारे में। नेक्स्ट है पंचायती राज और एनजीओस का एक एक जगह पे, एक एक गली में, एक एक रूरल एरियाज में जाके अवेयरनेस को फैलाना, तो इनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन द फीचर्स ऑफ डिफरेंट हेल्थ पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो कौन कौन से हेल्थ पॉलिसीज हैं जिसे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया है, इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहला है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983। इन सब को आप एक जगह नोट भी कर सकते हो, नहीं तो मैं इस पीडीएफ को अपने एक टेलीग्राम चैनल में उसमें लिंक में दे दूंगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो हेल्थ फॉर ऑल 2000 साल तक करना है, सभी के लिए हेल्थ होगा, सभी के लिए एक्सेस टू हेल्थ होगा, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी हेल्थ केयर का एक्सेस उन्हें देना है। ट्रेडिशनल मेथड मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ जोड़ना है, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर देखा है दोस्तों कि जो आयुर्वेदा है वो एंशियंट और ट्रेडिशनल वे था, ठीक है, तो उस चीज का यूज आज भी हो, प्लस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह बना रही है, इन दोनों का इंटीग्रेशन से जो है हमें एक अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है इंडिया में, ये इसका मेन मोटिव था। उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया 2002 में, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया 2010 तक, और डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग हुई जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट के बीच में एक कोलैबोरेशन होगा, जो लोग जो मिलके क्या करेंगे, हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ावा देंगे। थर्ड पॉइंट आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005। तो इसमें आशा को जोर दिया गया। आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चाइल्ड हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देना, और ये रूरल और अर्बन के बीच में जो डिस्पैरिटी है, जो उन दोनों के बीच का गैप है, उस चीज को कम करना, इसका एक मेन मोटिव था। नेक्स्ट है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये 2013 में इंप्लीमेंट किया गया था। इसमें अर्बन एरिया को जो है फोकस दिया गया, ठीक है, जिसमें चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन अर्बन एरियाज, इस पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में ही इंप्लीमेंट किया है हमारे मोदी सरकार ने। तो इसमें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन लोगों को दिया जा रहा है, ओवर 100 मिलियन पुअर जो पीपल हैं उन लोगों के लिए, और पर ईयर 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज इन लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र प्रोग्राम किया गया है, जिसमें वेलनेस सेंटर्स, प्राइमरी केयर्स वगैरह के लिए हेल्थ सेंटर्स वगैरह इसमें खोले गए हैं, और ये अभी तक का जो है दोस्तों गवर्नमेंट की सबसे स्पॉन्सर्ड, एक लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है ग्लोबली, पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। उसके बाद आया हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM 2019 का, ठीक है, जिसमें हर चीज को डिजिटल कर दिया गया, क्योंकि मैनुअल हेल्थ रिकॉर्ड्स रखना बहुत ही मुश्किल है। धीरे धीरे जैसे जैसा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2019 में इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद है मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 में एक आया था, जिसमें मेंटल पीपल लोगों के लिए जनरली ये स्कीम्स था। आप इसे एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। हाँ, 9th वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो 2025 तक हमारा देश टीबी फ्री हो जाना चाहिए। अगर किसी को टीबी है तो डॉट्स स्ट्रैटेजी, एक डॉट्स कोर्स है छोटा सा, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया है। पहले क्या था, इसका कोई इलाज पॉसिबल नहीं था, तो आज की डेट में इसका इलाज पॉसिबल हो गया। तो 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है।
तो इसमें अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस अगेंस्ट टीबी, इस चीज से टैकल करने का इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम इनइक्वालिटी एंड कंजम्पशन इनइक्वालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, ये आप लोगों को जनरली 5 नंबर से 8 नंबर मार्क्स के आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट नोट्स टाइप के आएंगे। तो इनकम इनइक्वालिटी का मतलब होता है इनकम में जो है इनइक्वालिटी होना। अभी आप लोग सोच रहे हो कि ये तो डेफिनेशंस को पढ़ के बता दिया है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है। आप लोग देख रहे हो कि भाई अमीर आदमी है वो जनरली 75% तक का जो है इनकम अपने पास वेल्थ इकट्ठा करके रखा है, और जो रिमेनिंग परसेंट 25% है ये एकदम पुअर है। तो इसी को मैंने आप लोगों को बताया था, ये है इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इन सब को किस किस चीजों से मापा जाता है? गिनी कोफिशिएंट से, इनकम क्विंटाइल रेशियो और पाल्मर रेशियो, इन सब चीजों से इसको मेजर किया जाता है। इन सब के बारे में आप वेब में सर्च करके आप लोग देख सकते हो। अगर मैं इन सब के बारे में बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों। और ये किन सब चीजों पे फोकस करता है? अर्निंग पे, वेजेस, प्रॉफिट और अदर सोर्सेस ऑफ इनकम बिफोर टैक्स एंड ट्रांसफर पे ये जोर देता है। अगर हम कंजम्पशन इनइक्वालिटी की बात करें तो ये जैसे मान लीजिए कि अर्बन और रूरल एरियाज के जो हाउस होल्ड हो गए, हाउस होल्ड कंजम्पशन हो गए, कैलोरी इनटेक हो गए, तो इन सारे को कंजम्पशन कैटेगरी में डाला गया। तो इन सब तो रूरल और अर्बन के कंजम्पशन के बीच का जो गैप है उसी को हम बोलते हैं कंजम्पशन इनइक्वालिटी। ठीक है दोस्तों, और ये काफी सारी चीजों को ध्यान में रखता है, जैसे कि लोग कितना खर्चा करते हैं, एक नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड को जीने के लिए हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना होता है, इन सब चीजों पे ये जो है देखता है। ठीक है, ध्यान रखता है ये। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो सबसे पहला है जो इनफॉर्मल इकोनॉमी, यानी मैं आप लोगों को सिंपल भाषा में बता दूं, ये वो वाली कैटेगरी है जिसको ना तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। आप सड़क के किनारे से जा रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि एक गोलगप्पे का दुकान है, तो गोलगप्पा जो है वो एक इनफॉर्मल टाइप कैटेगरी में हो गया। तो सबसे पहले इनफॉर्मल कैटेगरी हम किसे बोलेंगे? सबसे पहला है फॉर्मल रेगुलेशन का ना होना, उस पे कोई स्टैंडर्ड लीगल, कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई इस पे नियम कानून लागू नहीं है, वो अपने हिसाब से चुपचाप अलग ही दुनिया में घूम रहा है और उसको कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, उस पर कोई फॉर्मल रेगुलेशंस नहीं है कुल मिला के। इनके काम का कोई फिक्स कैटेगरी नहीं हो सकता। आज गोलगप्पे का ठेला लगा दिया, कल फ्रूट्स का लगा लिया, इन्हें कोई नहीं बोलेगा, सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं। लीगल प्रोटेक्शन इनकी है नहीं। आज इनको अगर कोई जेल में डाल दे तो इनका कोई माए बाप नहीं है, सीधी सी बात है। इन पे कोई लीगल एक्शंस मतलब हर एक लागू है इन पे, क्योंकि ये इनफॉर्मली आप लोग अपने आप को एम्प्लॉय करके बैठे हैं। पर इनकी भी मजबूरी है, क्या करेंगे बेचारे। इनकम जनरेशन स्ट्रैटेजीज, ये लोग कोई भी तरीका अपनाते हैं, जनरली फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट से इन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। जस्ट जीने के लिए इन्हें जो है एक ऑप्शन चाहिए होता है। एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे कपड़े के दुकान खोल दिए जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये सारे इनफॉर्मल कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिव, क्विकली इकोनॉमिक चेंजिंग। अभी कुछ कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट होते हैं जो सीजनल होते हैं। ठीक है, इस सीजन में चलेंगे, नेक्स्ट सीजन में वो बंद हो जाएंगे। तो जैसे जैसे सीजन चेंज होता रहता है, इनकी एम्प्लॉयमेंट चेंज होती रहती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को ड्रास्टिकली ये लोग अपने आप को फ्लेक्सिबली ये लोग चेंज करते रहते हैं, उसके बीच में स्विच ऑन करते रहते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है, अभी क्या ही बता सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, इनके चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा हैं, सोशल प्रोटेक्शन ना के बराबर है, जॉब इनसिक्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा है। आज नौकरी है कल बेरोजगार है, कुछ नहीं बता सकते। इनको बैंक तक लोन देने के लिए मना कर देती है। ठीक है, तो ये सारे इनके कुछ चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों जैसे जैसे वीडियोस मैं आगे लेके आता रहूँगा, तो आप लोगों को भी इसी 145 के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कुछ कवर करूँगा। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।